राधे राधे। आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनिए हिंदी साहित्य सृजन में अपना विशेष योगदान देने वाली हिंदी के ख्याति प्राप्त लेखिका वंदना शुक्ल जी द्वारा लिखी कहानी का शीर्षक है मोह भंग। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कितना बज गया? मैंने बिस्तर की साइड टेबल पर रखा टेबल लैंप जलाया। 2 बजने वाले हैं। अरे, मुझे तो लग रहा सुबह हो गई होगी। इन मोटे पर्दों में खिड़कियों में से कुछ पता ही नहीं चलता। समय का एक खरखरा सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वैसे अभी अंधेरा ही है। सर्दियों की रातें लंबी होती है ना? मैंने कहा। नहीं, नींद तो लगी थी, लेकिन कुछ आवाज़ें सी आ रही थी, सो नींद उचट गई। यूँ भी बुढ़ापे की नींद ही है, उसे तो उचटने का एक बहाना चाहिए बस। अरे, वह डेजी के बच्चे कुनमुन कुनमुन कर रहे होंगे। रात में बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं ना माँ को? मैंने कहा। हाँ, सो तो है। याद नहीं अपना रोसी कितना रोता था। रात में हम दोनों उसे गोद में लिए घुमाते रहते थे तो भी चुप नहीं होता था। कुछ देर मौन तैरता रहा, फिर बोले, दरअसल नींद नहीं आती तो कुछ बेचैनी सी हो जाती है। रात में बीपी की दवा ले ली थी। हाँ, वह नहीं है, बस दिमाग का चक्कर चलता है। इतनी नींद भी ये भाग जाती है। क्यों चलता है दिमाग? इतना शरीर की तरह चलते चलते थकता क्यों नहीं? कुछ बातें करें, फिर सुबह जब नींद आए सो जाना। कहीं जाना आना तो है नहीं। मैं अपना रत जगह छिपाते हुए बोली। वह कुछ देर चुप रहे, फिर उठ गए और बोले, लेकिन तुम्हें तो नींद आ रही होगी ना? नहीं, मेरी नींद भी ऐसी ही कच्ची सी है। गहरी नींद तो जाने कब से नहीं आई। अपने घुटनों को समेटे मैं उठने लगी। वो भी पलंग से उठ बैठे। वह टेबल पर रखे जग से पानी का गिलास भरते हुए हंसकर बोले, कमाल है। जब नौकरी में थे कभी ऐसा भी हुआ कि काम में इस कदर उलझे रहे कि अपनी प्यास ही भूल गए? और अब तो पानी पीना भी एक काम सा लगता है जैसे चलो जग से गिलास में पानी भरते हुए इतना टाइम पास हो गया। जिंदगी का मैंने अब तक दराज में रखा ऊन का गोला और बुनने की सलाइयाँ निकाल ली थी और स्वेटर बुनने लगी थी। देखो, फंदे फिर उतर गए। पता नहीं यह कैसे उतर जाते हैं। सलाई से वह हंसे, जैसे उम्मीद के फंदे उतर जाते हैं जिंदगी की। सलाई के अंधेरों को छाटना अब मेरे वश में नहीं। आखिर कब तक? अब तो बहलाने से भी ऊब होने लगी है। हर चीज़ की अपनी सीमा होती है। डेजी को खाना दे दिया था? उन्होंने पूछा। हाँ, सुनो, सर्दियाँ आ रही है, उसके लिए भी कुछ गर्म बना दो ना। बेचारी सर्दी खा जाएगी। नहीं तो बच्चे भी। हाँ, संजू का एक पुराना स्वेटर रखा है, उसे ठीक कर दूंगी। एक कंबल सा बना दूंगी उड़ाने के लिए। आराम से सो जाएंगे सब। अचानक उनका चेहरा और बुझ गया। एक अजीब सी छाया बेटे संजू के नाम से उनके चेहरे पर उतर आती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। राकेश मेरे पति हैं। हम दोनों के 2 बेटे हैं। बड़ा सुशांत यानी रोशी और छोटा सौजन्या यानी संजू। जब भी उनका जिक्र किसी पुराने ज़माने की याद की तरह आता है, न जाने क्यों मेरी नज़रें टीवी के पास दीवार पर जड़ी कांच की उस अलमारी की तरफ जाती है जिनमें सबसे ऊपर के खंड में एक सुंदर से गोल्डन फ्रेम में उन दोनों के बचपन की तस्वीर लगी थी। रोशी लाल कलर की 3 पहिए की साइकिल चलाता हुआ पीछे की सीट पर बैठा छोटा भोला भाला संजू, गुलाबी सफ़ेदी लिए चमकती चिकनी त्वचा, गोल मटोल रिष्ट पुष्ट मुस्कुराते हुए चेहरे। किस कदर लापरवाह हो गई हूँ मैं। अब वह तस्वीर वहाँ नहीं है और मैंने यह जानने की कोशिश भी नहीं की वह कहाँ चली गई। वहाँ से बस उनकी जगह खाली है। अब उन्हीं खाली जगहों में मुझे कभी भी उसी साइकिल पर बैठे हुए उनकी पीठ दिखाई देती है। यह उन दोनों की उम्र का वो हिस्सा था जब उनके कपड़े, किताबें, जूते, स्लीपर्स, स्कूल बैग जहाँ तहाँ बिखरे पड़े रहते थे, जिन्हें मैं पूरे दिन बटोर कर यथास्थान रखती रहती थी। अब भी कुछ चीज़ें वहीं की तहीं पड़ी हुई है। न जाने क्यों, न जाने कब तक। साइकिल, कॉमिक्स, उनके झूले, रिस्ट वॉच जैसी चीज़ें हमने बेच दी हैं और कुछ लोगों को बांट दी हैं। हम उनकी एक एक याद को बांट देना चाहते हैं,
भूल जाने की हद तक। काश यह हमारे वश में होता। करीब 27 वर्ष पहले जब हमारी शादी हुई, राकेश दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और एक बहुप्रतिष्ठित लेखक भी, और मैं एक बैंक में कार्यरत। सिर्फ लोग ही नहीं कहते थे, बल्कि हम खुद को वास्तव में सुखी मानते थे। फिर देवदूत की तरह हमारे घर जन्मे 2 बेटे। सिर्फ 2 बरस का अंतर था उनकी उम्र में। सहसा हम दोनों की जिंदगी के मकसद बदल गए। हम अपने अपने कतरा कर उनकी ज़िंदगी में शामिल होने लगे। उनकी एक एक अदा पर हम निसार होते। उनके होने के जादुई जुनून से वशीभूत हो हम अपने आसपास की तमाम दुनिया को जैसे सप्रयास भूलते गए। परवरिश के चलते मुझे मेरी नौकरी से इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हो गया था और मैं बच्चों को छोड़कर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। थोड़ा दुख तो हुआ नौकरी छोड़ने में। इस्तीफ़ा लिखते हुए कुछ हाथ भी काँपे। तब राकेश ने समझाया था कि नौकरी बच्चों से ज़्यादा थोड़े ही होती है। फिर मैं तो कर ही रहा हूँ जॉब, चला लेंगे इतने में। अब हम बच्चों को इतना समर्थ बनाएंगे कि हमें अपने फैसले पर गर्व होगा, पछतावा नहीं। और उनका कहा बिल्कुल सच भी निकला। नौकरी से इस्तीफ़ा देकर वह अपने तमाम शौक़ व ख्वाहिशें बच्चों के वयस्क हो जाने तक मुलतवी करके पूरी तरह उनकी परवरिश में जुट गई। उनकी तमाम जिदें पूरी करने, उन्हें प्लेग्राउंड ले जाने से लेकर होमवर्क कराने, स्कूल बस तक छोड़ने, पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने व उनका मन बहलाने तक की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली, जिसे वहन करने में मुझे एक अभूतपूर्व खुशी होती। तब मैंने महसूस किया कि माँ पिता बन जाने के बाद ज़िंदगी के मकसद किस कदर बदल जाते हैं। जब तक यह पैदा नहीं हुए थे, लगता था दुनिया बहुत फैली है। हमारे सपनों की इस घर से पूरी पृथ्वी तक। शादी के बाद के उन 2-4 वर्षों में हम विदेश यात्रा भी कर आए थे, लेकिन बच्चे होते ही हमारी दुनिया उनकी परवरिश और प्यार तक सिमट आई। हमें दुनिया की तमाम रंगीनियों उनके निर्दोष निश्चल हंसी में दिखने लगी। हम उनकी तुतलाहट भरी बातों पर निसार होने लगे। अपने बच्चों को बड़ा होते देखना खुद को बड़ा होते देखने से ज़्यादा रोमांचकारी होता है। अब हमारी मेहनत की फसल तैयार हो रही थी। अब हमारे सपनों के पकने के दिन थे। बड़े बेटे ने 12वीं में अपने स्कूल में टॉप किया था और उसे आईआईटी में दाखिला मिल गया था। तब छोटा 10वीं में था। जिस दिन रोशी का आईआईटी का रिजल्ट आया, हमारे शुभ चिंतकों का तांता लग गया। समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सारी खुशियों को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। रोशी को रुड़की तक छोड़ने हम सब परिवार गए थे। आंखें भर आई थी मेरी और राकेश की। पहली बार अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग कर रहे थे। रोशी भी उदास हो गया था। अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, लेकिन हेल्थ पहले है, उसकी कीमत पर कुछ भी नहीं। ठीक है ना, देखो हमने पता कर लिया है। यहाँ मैस में दूध मिल जाएगा। तुम्हें बॉर्नवीटा रख ही दिया है तुम्हारे साथ। अरे हाँ, बॉर्नवीटा का डब्बा खुला मत छोड़ना, टाइट बंद करना, नहीं तो जम जाएगा। और देखो, रात भर नहीं पढ़ना। वहाँ घर में तो मम्मी तुम्हें सुला देती थी, लाइट ऑफ कर देती थी, लेकिन यहाँ तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। सुनो, वह पापा तुम्हारे लिए टॉर्च ले आए थे, रख लेना। बैग में हम दोनों ने समझाइश की झड़ी लगा दी थी। आप परेशान मत हो, बस अपना ख्याल रखना। पापा, वॉक ज़्यादा दूर तक मत करना, नहीं तो फिर बैक पेन हो जाएगा। मम्मी, अपना चश्मा बनवा लेना। और इस तरह हमारा बड़ा बेटा हमसे दूर उस कॉलेज में चला गया और अब हम धीरे धीरे उसके बिना रहने की आदत डाल ली, लेकिन मन वहीं रखा रहता। एक दिन भी उसका फ़ोन नहीं आता तो हम दोनों परेशान हो जाते। वह भी समय निकाल कर हमें फ़ोन करता। रोशी को किताबें बेचना नापसंद था। उसकी नर्सरी से लेकर 12वीं तक की किताबें, कॉमिक्स और मैगजीन्स जो पढ़ता था, जैसे स्पोर्ट्स स्टार, इंडिया टुडे आदि, उन्हें उसकी अलमारी में ही एहतियात से रख दिया। मैंने उन किताबों में उसकी छुअन को महसूस किया। 2 बरस बाद छोटे बेटे संजू का भी मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, लेकिन अच्छा हुआ वह यहीं मेरठ में था।
पीएमटी में सिलेक्शन होते ही हमने उसके भविष्य का इंतज़ाम करते हुए यहीं एक प्लॉट खरीद लिया कि संजू का नर्सिंग होम बनाएंगे। हमने उसका नक्शा भी तैयार करवा लिया। नीचे नर्सिंग होम और ऊपर 3 BHK के रिहाइश के लिए। हमारे बाद यह घर रोशी का और नर्सिंग होम का घर संजू का। हालांकि हमारी जमा पूंजी इन इंतजामात में लगभग शून्य हो चुकी थी और अब हम पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर थे, लेकिन हम संतुष्ट थे, दोनों बच्चों के भविष्य की व्यवस्था करके, यह जानते हुए भी कि वे दोनों समर्थ हैं और योग्य हैं अपना भविष्य संभालने के लिए। रोशी अमेरिका से छुट्टियों में जब घर आता तभी हमारा त्यौहार हो जाता। उसके लिए पहले से ही मैं पसंद की चीज़ें बना कर रखती। उसके लिए एक से एक डिज़ाइन के स्वेटर बनाती। हम लोग आसपास के किसी दर्शनीय स्थल पर पिकनिक के कार्यक्रम भी बनाते। उसके बाद रोशी की नौकरी यूएस में लग गई। तब संजू का इंटर्नशिप चल रहा था। हमने हर रिश्तेदार को यह खुशखबरी गर्व के साथ बताई। अगला सपना बहुत चमकीला और रंग बिरंगा था। अपने होनहार बेटों के लिए एक सुयोग्य लड़की देखकर उनका घर बसाना। कोई अच्छी लड़की दिखती, हम उसे गौर से देखते, बेटों का मेल मिलाते। कोई दुधमुहा गोल मटोल बच्चा दिखता, हमारी आंखें सपनों से झिलमिलाने लगती। लेकिन हमें जब पता पड़ा कि रोशिन अमेरिका में ही अपने लिए एक लड़की देख ली है जो उसी के साथ जॉब करती है और अमेरिकन ही है, तो समझ में नहीं आ रहा था कि खुश हो या दुखी। खैर, बच्चों की खुशी हमेशा आगे रहती थी। सो वहाँ उन्होंने शादी कर ली चर्च में, लेकिन जब यहाँ आए तो हमने बाकायदा आयोजन रखा। हालांकि अपने देश की बहू की कमी हमें खलती रही, लेकिन तब भी पुत्र की खुशी हमारे लिए सर्वोपरि थी। रोशी होली, दिवाली, इंडिया आता, कभी कभी बहू भी साथ आ जाती, लेकिन फिर उसका आना बंद हो गया। पता चला कि वह गर्भवती थी। हमने हनुमान जी के मंदिर में उसके सकुशल माँ बनने का प्रसाद बोला और हमारी मन्नत कबूल हुई। एलिना हमारी बहू ने अमेरिका में एक स्वस्थ सुंदर बेटे को जन्म दिया। हमारा बड़ा बेटा रोशी अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमसे बहुत दूर चला गया। उसकी खुशियाँ इतनी ऊंची और हमसे दूर होती गई कि हमारे बुढ़ापे की गर्दन उन्हें देखने में अकड़ जाती। हम दोनों उनके फ़ोन द्वारा प्राप्त खुशियों की खबरों में से उसके जीवन में झांकने की कोशिश करते, उनके मौजूदा जीवन में उनकी खुशियाँ टटोलने का जतन करते। कभी कभी वो वीकेंड पर बच्चों के साथ स्काइप पर आते। गोल मटोल खिलखिलाते पोते को देखकर हमारी आंखें खुशी से भर आती। आंसुओं के साथ आशीर्वाद झड़ते, कोई बात नहीं, नौकरी में त्याग करना ही पड़ता है। संजू तो हमारे पास ही है, इसकी शादी खूब धूमधाम से करेंगे, मैं सपने देखती। दोनों अपने नर्सिंग होम जाएंगे, तब मैं उन्हें समय पर नाश्ता खाना सब बना कर दूंगी। अब फ्री ही तो हूँ। आजकल की सासें पहले की तरह अकड़ू रोबदार तो है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। समय के साथ सब बदलता ही है। मैं तो बिल्कुल मॉडर्न सास बनकर रहूँगी। बहू जो चाहे पहने, जब चाहे सोकर उठे, आखिर बहू किसी की बेटी भी तो होती है। मैं अपने बूढ़े भविष्य के ऐसे तमाम सपने देखती, प्लान बनाती और मन ही मन खुश होती। हमें खुशी थी। छोटे बेटे संजू के लिए हमने अपनी पसंद की लड़की देखी, खूब धूमधाम से शादी की उसकी। रोशी भी एलिना यानी अपनी पत्नी के साथ आया। उसका बेटा रोमिल बिल्कुल अपनी माँ पर गया था, खूब गोरा चिट्टा, हंसता तो गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते। उस बच्चे के देखभाल के लिए अमेरिका से ही उसकी मेड आई थी, जो साये की तरह उसके साथ रहती। हम चाहते पोते को सीने से चिपका लें, खूब चूमे प्यार करें, लेकिन मेड लेने ही नहीं देती थी। कहती थी, सॉरी गेट्स इफेक्ट इजीली। सो हम बच्चों को दूर से ही देखते रहते, हंसते खिलखिलाते, रोते ठुमक ठुमक कर चलते। मेड को अपनी माँ समझता और उसी के पास जाता। वह नहीं दिखती तो रोने लगता, उसे खोजता। हम घर आए रिश्तेदारों से अपने बेवजह की हंसी उड़ाकर अपना गम छुपाते रहते, बल्कि हम पति पत्नी भी अपनी पीड़ा एक दूसरे से छिपाते। शायद हम अब आपस में और ज़्यादा प्रेम करने लगे थे या अब और ज़्यादा निकट आने लगे थे।
अब हमारा अपना भविष्य हमारी प्राथमिकता होने लगा था। संजू की शादी के बाद उनका शहर में नर्सिंग होम खोलने का प्लान बदल गया और उनके प्लान के साथ ही हमारा भविष्यगत हमारी योजनाएं बदल गई। सपने चौपट हो गए। वह भी यूएस चला गया अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ। वहाँ से उसके फ़ोन आते, उसमें रोशी और उसके बेटे की खबरें भी मिलती रहती। वो लोग वीकेंड पर मिलते थे। थोड़े दिन बाद संजू के फ़ोन आने भी बहुत कम हो गए। जब कभी दोनों बेटों के फ़ोन आते तो उनके गिने चुने विषय होते। आप लोग कैसे हैं? आपको मनी की ज़रूरत हो तो बताना, या आपको कुछ पैसे भेजे हैं और चाहिए तो कह दीजिएगा। हम लोग ठीक हैं, आप लोग अपना ख्याल रखना। हम सोचते कि आजकल के बच्चे ख्याल का मतलब जानते भी हैं। हमें इन दिनों कई नए अनुभव हो रहे थे। जैसे हमें लगता था हमारे पास बात करने के विषय ख़त्म हो चुके हैं। जैसे हमें लगता था कि हम शुरू से बस दो ही प्राणी थे, जैसे अब दो हैं। बीच का वह समय कोई लंबा सपना था जो बीत चुका है। घर में इस कदर सन्नाटा हो गया था कि कभी कभी दहशत सी होती थी। सोच रहा हूँ कुछ दिन बच्चों के पास रह आए। रिटायर हो ही गए हैं, सो आने की भी जल्दी नहीं है। एक दिन राकेश ने मुझसे कहा, अच्छा आइडिया है, फ़ोन से बात कर लो। बेटा, हमारा मन यहाँ नहीं लगता। तुम दोनों चले जो गए हो। सोच रहे हैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास अमेरिका आ जाएं। कुछ महीने तुम्हारे घर रहेंगे, कुछ दिन संजू के पास। बहुत बोर होते हैं यहाँ। प्लान अच्छा है पापा, टिकट की चिंता मत करना। मैं आप दोनों का टिकट करा दूंगा। वीज़ा भी जल्दी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ की लाइफ बहुत बिजी है। यहाँ इंडिया जैसा तो है नहीं कि जब चाहा घूमने निकल गए, कुछ खरीदारी कर ली, क्योंकि हम यहाँ 16 फ्लोर पर रहते हैं। आप लोग ऊपर लटक कर रह जाओगे। फिर यहाँ के ट्रैफिक रूल्स वगैरह भी वहाँ से बहुत अलग है। मेड यहाँ बहुत महंगे हैं, सो काम भी अपने हाथ से ही करना पड़ता है। संजू भी अभी स्ट्रगल कर रहा है, उसकी नई जॉब है। अभी ठीक है, देखते हैं, फिर कहकर राकेश ने फ़ोन रख दिया। उस दिन हम लोग इवनिंग वॉक के लिए निकले। निकट के पार्क में गए। लौटते वक्त एक कुतिया पीछे लग गई। मैं उसे भगाने लगी तो राकेश ने कहा, भगाओ मत, काटेगी नहीं। फिर उन्होंने खुलासा किया, असल में सुबह की सैर के वक्त जब वह थक कर पार्क के बेंच पर बैठते हैं तो यह उनके पास आ जाती है। कभी कभी वहाँ ठेले वाले से उसे ब्रेड वगैरह दिलवा देते हैं। थोड़ा हिल मिल गई है। अब वह अक्सर हमारे पीछे पीछे चली आती। मैं उसे कुछ खाने वगैरह को दे देती और वह घर के सामने ही बैठी रहती और अनजान लोगों पर भुगती भी। वह समझदार थी। कुछ दिनों में उसकी आवाजाही घर में बढ़ने लगी और वह घर के सदस्य की तरह हो गई। खाना रहना सब यहाँ होने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि राकेश जानवरों को पालने के पक्ष में कभी नहीं रहे, क्योंकि वह बहुत सफाई पसंद है और यह तो सड़क का कुत्ता है। लेकिन उसको उन्होंने खुद ही गार्डन के कोने में उसके रहने का इंतज़ाम भी अपने हाथों से कर दिया। नाम भी रख लिया, डेजी। इस नाम के पीछे उन्होंने वजह बताई कि उनके बचपन में घर में कुतिया पली हुई थी, उसका नाम भी डेजी था। हालांकि वह पमेरियन थी, लेकिन उसकी समझदारी देखकर उन्हें उसकी याद आती है। अब वह ज़्यादातर समय डेजी के साथ बिताने लगे। सुबह शाम उसको साथ लेकर घूमते जाते। मठीले रंग की वह दुबली पतली मगर फुर्तीली डेजी हमारे मन में बसने लगी। हम दोनों उसका खूब ख्याल रखते। जानवरों के अस्पताल जाकर उसको सुई लगवा आए। उसे नहला धुलाकर खाना अपने हाथ से देते। वह हमारा प्रेम और गुस्सा समझती थी। मैं उसे गलती करने पर डांटती तो उदास हो सिर नीचे किए सुनती रहती, और जब हम उसे प्यार करते तो हमारे पैरों में लौटती। राकेश जब धूप में गार्डन में बैठ पेपर या कोई किताब पढ़ते, डेजी वहीं उनके आसपास डोलती रहती। काफ़ी समय अब उसके साथ बीतने लगा। डेजी ने घर की कुछ जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थी, जैसे सुबह गार्डन से अखबार वो लेकर आती। किसी अपरिचित की मजाल नहीं कि गेट की तरफ देख भी लेता। हम उसके गले में कपड़े का झोला टांग देते जिसमें सामान की लिस्ट होती। वह बगल की दुकान से सामान ले आती। बाद में आते जाते हुए हम उसका पेमेंट कर देते। उस दिन रोशी का फ़ोन आया, पापा आजकल आप फ़ोन नहीं करते? हाँ, थोड़ा बिजी हो गए हैं।
बिजी किस चीज़ में? राकेश ने पूछा। उसे डेजी के बारे में बताया। बहुत समझदार और क्यूट है, बस उसी में लगे रहते हैं। मैं और तुम्हारी मम्मी। रोसी खुश हो गया। यह तो बहुत अच्छा किया पापा आपने। अब मन भी लग जाएगा आपका और घर भी सेफ्टी रहेगा, जैसे वह हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो गया हो। अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। आपको पैसे भेज रहा हूँ जल्दी ही। ज़रूरत हो तो बता देना। बेटा अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा खर्चा ही नहीं है, फिर पेंशन तो मिलती ही है, आराम से चल जाता है। राकेश ने कहा। कुछ दिनों से डेजी उदास थी, खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी। सुबह की सैर के लिए जब राकेश उसे ले जाते तो अनमनी सी जाती और वापस आकर उछल कूद ना करके बस अपने घर में पंजों में मुँह दिए उदास ही बैठी रहती। हमें उसकी फिक्र थी। राकेश और मैं उसे गाड़ी में बिठाकर जानवरों के डॉक्टर के यहाँ ले गए तो उसने डेजी के गर्भवती होने की संभावना जताई। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। राकेश तो ऐसे खुश थे जैसे घर में ही किसी की डिलीवरी होने वाली हो। खूब देखभाल की हमने उसकी। जो कुछ अच्छा लगता डेजी को हम उसके लिए लाते। उस दिन जब सुबह होने को थी, हल्का हल्का अंधेरा भी बाहर फैला ही था कि कुछ अजीब सी दबी हुई सी आवाज़ें आने लगी। हम दोनों दरवाज़ा खोलकर देखने बाहर आए। आवाज़ें डेजी के घर से आ रही थी। हम घबरा गए थे। डेजी बीमार तो नहीं है? उसके घर में झांक कर देखा, 3 बहुत प्यारे छोटे छोटे शिशु शावक डेजी से चिपके हुए दूध पी रहे थे। पहले डेजी गुर्राई, लेकिन जब उसने हमें देखा तो चुप हो गई। हम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने जल्दी से उसके लिए गर्मा गर्म हलवा बनाया। राकेश अंदर से पुराने कंबल का टुकड़ा ले आए और उनके ऊपर उड़ा दिया। पूरा दिन हमारा कैसे निकला पता ही नहीं चला। शाम को संजू का फ़ोन आया। मम्मी पापा आप लोग आ जाइए, सुजाता उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। उसे डॉक्टर ने अगले माह की डेट दी है। किसका फ़ोन है? राकेश ने पूछा। मैंने मोबाइल उन्हें पकड़ा दिया। पापा मैं आपका और मम्मा का टिकट बुक करा रहा हूँ, आप लोग अमेरिका आ जाइए। यहाँ सुजाता को डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट बताया है। यहाँ प्रदेश में कोई अपना नहीं है। मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है सुजाता की। संजू कोई दूसरा इंतजाम कर ले बेटा, हम नहीं आ पाएंगे, कहकर राकेश नवप्रसूता डेजी और उसके नवजात बच्चों के इंतजामात में व्यस्त हो गए। वंदना शुक्ला जी द्वारा लिखी इस बेहद भावपूर्ण कहानी के दुखद अंत के साथ ही मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।